नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन विज्ञान में। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर सेल पर, और ये सेल का हमारा 5वां लेक्चर है। जिस किसी ने भी पीछे के 4 लेक्चर्स ना देखे हों, वो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके पहले के 4 लेक्चर्स देख सकता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ सेल पे बात कर रहा था। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में मैंने आपको बताया था कि सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन? सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म, और प्लांट सेल में एक चौथा कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो मैंने इसमें सारा कुछ बताते हुए मैंने साइटोप्लाज्म में बताया था कि साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट होता है, एक साइटोसोल होता है और एक सेल ऑर्गेनेलीज होता है। साइटोसोल क्या होता है? जो एक्वस सॉल्यूशन, जो लिक्विडी पार्ट होता है, जो जलीय पार्ट होता है सेल के अंदर का, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट करते हैं, उन्हीं को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम लोगों को बात करना है आज सेल ऑर्गेनेलीज पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है? सबसे पहले जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, नोज, ईयर, उसके बाद बॉडी के अंदर देखो तो लंग्स हैं, हार्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स का जरूरत पड़ता है ताकि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो प्रोसेसेस सही तरीके से हो पाए। तो सेम उसी तरह सेल में भी अलग अलग ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं सेल के सारे फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है, जैसे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, कुछ ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स और सिस्टर्नी का मिलकर बना हुआ होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। ये डायग्राम देखें आप लोग। डायग्राम में क्या है कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये न्यूक्लियर पोर है, और इसी पोर से अटैच है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख रहे हो कि ये क्या है? ये एक ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। देखो, ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। सबसे पहले ये जो होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। कौन कौन? एक मिनट। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला है कौन? पहला होता है ट्यूब्स के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा है वेसिकल्स के फॉर्म में, और लास्ट है क्या? लास्ट है सिस्टर्नी के फॉर्म में। सिस्टर्नी के फॉर्म में। ठीक है, अब ये ट्यूब्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी क्या होते हैं? ठीक है, तो कहीं कहीं ये जो ट्यूब समझ में, नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ? ये कुछ ऐसा, इसको हम लोग ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो अगर 3D डायग्राम में हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें से कुछ ऐसे ट्यूब्स निकले हुए दिखते हैं हमको। तो ये क्या हो गया? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने बताया वेसिकल्स। ठीक है, तो कहीं कहीं वेसिकल्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग लाइक क्या? ये एक बैग है। ठीक है, अब ये क्या है? इसको हम लोग अगर डिस्टॉर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ओवल शेप या किसी भी शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी शेप का होता है हमारा वेसिकल्स, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब वेसिकल्स के बाद मैंने बताया सिस्टर्नी। तो ये जो है, ये पार्ट जो है, इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, ट्यूब्स क्या हो गया? जो ऐसे निकले हुए ट्यूब्स के स्ट्रक्चर्स हो गए, उनको हम लोग ट्यूब्स कहेंगे, इसको हम लोग सिस्टर्नी कहेंगे। ठीक है, और वेसिकल्स क्या हो गए? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हो। तो इन तीन फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर सबसे पहले मैं बोलूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब क्या हो गया कि
इसका क्या शेप क्या होगा, फिक्स्ड शेप का होगा। ठीक है, तो ये कौन से, ये मेम्ब्रेन बाउंड हो गए। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरा मैंने लिखा है कि नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में क्या है, फैले हुए हैं, स्कैटर्ड है। ठीक है, इसका डिस्कवरी किन्होंने करा, इसका डिस्कवरी करा कीथ आर पोर्टर, एल्बर्ट क्लाउडी एंड अर्नेस्ट एफ फुल्लम। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसका डिस्कवरी करा। कौन, कीथ आर पोर्टर, एल्बर्ट क्लाउडी एंड अर्नेस्ट एफ फुल्लम। ठीक है, इन द ईयर 1969 में इसका डिस्कवरी हुआ। किन्होंने करा, पोर्टर, क्लाउडी एंड फुल्लम ने इसका डिस्कवरी करा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है, मैंने बताया है कि अटैच्ड टू न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ क्या है कि ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि ये न्यूक्लियस से अटैच्ड है। अब न्यूक्लियस से अटैच होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या, ये सेल मेम्ब्रेन से भी, ये इस दूसरे साइड में, ये इस साइड में सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो दूसरे साइड में किससे, सेल मेम्ब्रेन से, और एक साइड में किससे, न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं। फंक्शन हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, फिलहाल बता दो कि ये क्या होते हैं, एक साइड न्यूक्लियस से, दूसरे साइड सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो क्या कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन, RER और SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बारी बारी से पढ़ते हैं इसको भी। हाँ, तो अगर आगे बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने क्या बताया कि ये 2 तरह के होते हैं, SER और RER। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है SER? अब SER सिंपल, इसमें दोनों में SER और RER में सबसे मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से हम दोनों को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। इसको हम SER और RER इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जो RER होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं, उसके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो रेड कलर का मैंने बना रखा है ये क्या है, ये है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, वहीं SER पे ये राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये डायग्राम है SER का, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट्स मेम्ब्रेन। इनके मेम्ब्रेन पे क्या, राइबोसोम्स नहीं होता है, मैंने बता दिया। दूसरा, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉइड्स। अब ये जो SER होते हैं इनमें राइबोसोम से तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस तो नहीं करेंगे, लेकिन ये किसका सिंथेसिस कर रहे हैं, ये लिपिड, ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक, अगला क्या पॉइंट क्या है, पेरिफेरल एंड मे बी कनेक्टेड टू सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं, ये जो SER होते हैं ये सेल के पेरिफेरी पे पाए जाते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पेरिफेरल होते हैं, मतलब सेल के पेरिफेरी पे पाए जाते हैं, और कभी कभी ये सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट क्या पॉइंट है, मैंने लिखा है डज नॉट कंटेन राइबोफोरिन्स। ठीक है, डज नॉट कंटेन्स राइबोफोरिन्स। ध्यान देना, मैंने क्या बताया, डज नॉट कंटेन्स राइबोफोरिन्स। अभी राइबोफोरिन्स क्या होता है, राइबोफोरिन्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके वजह से ये राइबोसोम्स जो हैं ये चिपकते हैं। ठीक है, तो इसके पास राइबोफोरिन्स है जिसके वजह से राइबोसोम्स चिपक रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोफोरिन नहीं है, इसलिए इसमें राइबोसोम्स आके चिपक नहीं रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, राइबोफोरिन्स एब्सेंट होगा। और राइबोफोरिन्स का क्या काम है, राइबोफोरिन हेल्प करता है राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपकने में। ठीक है, तो यहाँ पे राइबोफोरिन किसमें, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरिन एब्सेंट होगा। ठीक, उसके बाद अगले पे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है RER। हाँ, तो अब अगला क्या है, अगला है RER। RER में क्या होता है, RER के बारे में मैंने बताया कि इसके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम होने का मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। ठीक है, और इस पे राइबोसोम अटैच्ड है, इसका मतलब क्या है कि इसके सरफेस पे राइबोफोरिन्स भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो वही लिखा मैंने, क्या है, सबसे पहला हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इस मेम्ब्रेन। सबसे पहले इनमें क्या है, इनके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, अब चूंकि राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरनल एंड कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या थे, पेरिफेरल थे और साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड थे, वैसे ये क्या होंगे, ये होंगे इंटरनल और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, कंटेन्स राइबोफोरिन्स विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। इसमें क्या होता है, इनमें राइबोफोरिन्स पाया जाता है, इनमें राइबोफोरिन्स नहीं पाया जा रहा था, इनमें राइबोफोरिन्स पाया जाएगा जो कि हेल्प करेगा राइबोसोम्स को राइबोसोम्स के अटैचमेंट में। ठीक है, ये क्या, यहाँ पे राइबोफोरिन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने क्या बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड होने के साथ साथ ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे सेल में स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बताया कि ये एक साइड से न्यूक्लियस से कनेक्टेड होते हैं और साइटोप्लाज्म से भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि ये दो टाइप्स के होते हैं, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मतलब क्या हुआ, RER हो कहने का मतलब कि इस पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इसके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। SER कहने का मतलब कि इसके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। RER में क्या होता है, RER जो होता है वो होता है इंटरनल और न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। SER होता है वो होता है पेरिफेरल। ठीक है, इसमें राइबोफोरिन्स एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोफोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोफोरिन क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है जो कि राइबोसोम्स के अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे RER में राइबोफोरिन प्रेजेंट, SER में राइबोफोरिन एब्सेंट। ठीक है, RER क्या करता है, RER प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और SER सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड एंड स्टेरॉइड में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके फंक्शन पे बात करते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या होगा, इट सर्व्स एज अ चैनल for the transport of materials between various regions of cytoplasm and between cytoplasm and nucleus। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो भी मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है सेल के अंदर, या तो सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में आए या फिर सेल मेम्ब्रेन से सीधा न्यूक्लियस में आए, तो इन ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कौन करता है, तो यही फैसिलिटेट करता है। ठीक, तो इसलिए बोल रहे हैं हम लोग, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट सर्व्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के चैनल के तौर पे हेल्प करता है बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में
ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट के मीडियम के रूप में भी काम करता है। दूसरा मैंने क्या बताया, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉइड एंड एंजाइम्स। ये मैंने जब एसीआर और आरईआर में बता रहा था तभी मैंने बताया था कि आरईआर से राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। एसीआर से राइबोसोम अटैच नहीं थे, वो क्या कर रहे थे, तो वो लिपिड, ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड का सिंथेसिस कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाई प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी में जो ड्रग्स हुए या फिर जो भी पॉइजनस कंपोनेंट्स हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन में, हमारे सेल के अंदर जो ड्रग्स या पॉइजनस कंपोनेंट्स हैं, पॉइजनस बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन काम करता है, तो इनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, ये ड्रग्स और पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में बात करा, उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बात करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और बने रहिए अध्ययन विज्ञान के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।